आज जब फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की ओर पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आज अगर नेहरू होते प्रधानमंत्री तो वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाते। आज अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो वो भी फिलिस्तीन का साथ देती। अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते तो वो भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का ही साथ देते। और आपको पता होना चाहिए कि सोनिया गांधी के समय भी मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया। और आज भी अगर इन्हीं की सरकार होती तो वो फिलिस्तीन के साथ ही खड़ी होती। लेकिन मोदी जी ने सब कुछ बदल दिया। जी हां, खुलकर बदल दिया और खुलकर हमास के हमले को आतंकी हमला कहा। साथ ही ये भी कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और इन परिस्थितियों में दोस्तों, भारत का एक गैंग भी एक्सपोज हो रहा है। खुलकर पूरी दुनिया उसे देख रही है। बस ये समझ लीजिए कि इजराइल को इस युद्ध को जीतने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के सहारे की आवश्यकता है। वो खुद भी इस युद्ध को जीत सकता है। लेकिन इस युद्ध ने बैठे बिठाए कांग्रेस को एक्सपोज करने का मौका दे दिया है। और अगर आप इस युद्ध की ओर नजरें नहीं गड़ाए बैठे हैं तो यकीन मानिए ये हम सब के जीवन को प्रभावित करने वाला है। और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से पूरी दुनिया में जो माहौल बना है, अगर आपको लगता है कि कोई भी इस दुनिया में अछूता है इस युद्ध के खतरे से, तो यकीन मानिए वो गलत है। और भारत के लोगों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। और इसके कई कारण हैं। मैं आपको वो कारण पहले बता दूं कि इस युद्ध से भी, जैसे रूस यूक्रेन में हुआ था ना, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दुनिया भर में एक बार फिर से गुटबंदी तेज होगी। भारत की भूमिका पर हर किसी की नजर होगी। न सिर्फ इस समय बल्कि इतिहास को भी खंगाला जाएगा। और आप देखिएगा एक एक चीज बाहर निकलेगी। भारत में तुष्टीकरण का एक नया चेहरा दिखेगा। और जो कांग्रेस की काली करतूत है ना, उससे भी पर्दा हटेगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ अपडेट कर देता हूं। अपडेट यह है दोस्तों कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म भी नहीं हुआ कि अचानक एक और बड़े युद्ध ने इस दुनिया में दस्तक दे दी। और इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? अब तो नई नई कहानियां मैं देख रहा हूं, सब जगह चल रही हैं, कोई अपने एंगल से चीज़ों को दिखा रहा है। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत हुई उस समय जब अचानक से हमास ने एक साथ 5000 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। 5000 रॉकेट। छोटा सा तो देश है, देश ही बर्बाद हो जाए अगर वो इजराइल ना होता तो 5000 रॉकेट। जाहिर तौर पर दोस्तों चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इस परिस्थिति में जब इजराइल ने देखा कि उसके अस्तित्व को एक प्रकार से खत्म करने की चुनौती थी, उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा दोस्तों कि जो हमास के आतंकवादी हैं उसकी क्रूरता की कई तस्वीरें सामने आई। ऐसी ऐसी विभत्स तस्वीरें देख नहीं सकते। मतलब जैसे कहते हैं ना, कलेजा चाहिए देखने के लिए। ऐसी तस्वीरें और महिलाओं की ऐसी विभत्स तस्वीरें कल्पना से भी मुश्किल है। युद्ध ऐसे तो कहाँ होता है? ये तो आप कहीं भी आप देखिए, ऐसा नहीं होता। ये इन्हीं जो ये आतंकी है ना, उन्हीं के युद्ध में ऐसी चीज़ें होती हैं। और याद रखिएगा, ये अचानक से कोई हमला हो गया हो, ऐसा नहीं है कि कोई घटना घटी और अचानक से हमला हो गया, नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ और जानबूझकर ये समय चुना गया है। दरअसल 50 साल पहले, थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता देता हूँ कि 6 अक्टूबर 1973 को इजराइल पर इसी तरीके से हमला किया गया था। और वो युद्ध योम किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है।
और उस युद्ध का भी उद्देश्य यही था, इजराइल पर हमला किया गया था कि सारे यहूदियों को भगा देना है। और ठीक 50 वर्ष जब इसके पूरे हुए, वर्षगांठ थी इसकी, तो ये हमला किया गया, यही साजिश रची गई। और किस प्रकार से किया गया आपने देखा होगा, हवा से आतंकी कूद रहे हैं, मतलब वो जो पूरा बॉर्डर की फेंसिंग है उसको तोड़कर घुस रहे हैं, नदी वो समंदर से घुस रहे हैं, अलग अलग तरीकों से इजराइल पर हमला करने का ये प्रयास था। और उस समय भी, जब 50 साल पुरानी कहानी बता रहा हूँ ना, उस समय भी अमेरिका ने खुलकर इजराइल की मदद की थी। इजराइल वो युद्ध जीत गया, बल्कि ये कहूँ कि 1948 के बाद से इजराइल और अरब के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, एक दो नहीं, कई युद्ध। और हर युद्ध में इजराइल ने अरब को परास्त किया। अब ये भी समझ लीजिए कि इस बार हमास आतंकियों ने जिस प्रकार से हमला किया और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाला है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया, ऐसा नहीं है यूक्रेन और रूस जैसे युद्ध में, इसमें तो पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, जबकि अरब देशों की प्रतिक्रिया भी पहले की तरह ही है। आप देख लीजिए, मैं रिपोर्ट भी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक और चर्चा पाकिस्तान की, पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा, क्यों खड़ा होगा, ये भी जग जाहिर है। तो पाकिस्तान भी उसी के साथ खड़ा है, हमास आतंकियों के साथ। लेकिन भारत का रोल बदल गया। भारत ने खुलकर पहली बार इजराइल को खुला समर्थन दिया है, जो सच है उसके साथ खड़ा हो गया है। और वो भी तब, बड़े ध्यान से सुनिए, इजराइल ने आतंकी हमले के बाद खुलकर युद्ध का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल युद्ध की बात कही है कि युद्ध हो रहा है और हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध आक्रमण करना है, खत्म करना आतंकियों को, ये बात कहा है। लेकिन आज जो मोदी जी ने किया ना, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो कहा है, जिस प्रकार का सपोर्ट दिखाया है, ऐसा पहले नहीं था। अब मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, पुरानी कहानी, और सबसे लेटेस्ट वाली कहानी बताता हूँ। 2008 में भी इसी तरीके से उकसावे के बाद, मतलब इजराइल को उकसाया गया, हमला किया गया, तो इजराइल ने भी पलटवार किया और उस समय फिलिस्तीन को भारी नुकसान पहुंचा था। तब जानते हैं भारत की स्थिति क्या थी? आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के। कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी ना, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मुस्लिम कार्ड खेलने मैदान पर उतर आई थी, इजराइल की आलोचना कर रही थी। और जो लेफ्ट पार्टियां, उसकी हालत बता देता हूं, उसने तो यूपीए सरकार से मांग की थी कि इजराइल से सैन्य संबंध तोड़ लिए जाएं। उन्होंने कहा था कि इजराइल से संबंध होने से भारत की छवि दुनिया में खराब होगी। आप देखते चले जाइए, ये छवि ववि की बात नहीं थी, तुष्टीकरण की बात थी। जो भारत में ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ना, उसी से विदेश नीति भी तय कर रहे थे। और मैं आपको नेहरू गांधी परिवार के राज में तुष्टीकरण की वजह से भारत की जो विदेश नीति थी, उसकी कुछ झलकियां पहले दिखा देता हूं। कॉन्ट्राडिक्शंस जो 2 विंडो में दिखाता हूं ना, बिल्कुल आप पकड़ते चले जाइए मैं क्या कह रहा हूं। जिस समय यासिर अराफात और उसके संगठन को दुनिया के अधिकांश देश आतंकवाद से जोड़ते थे, उस समय कांग्रेस सरकार ने उसे अपने यहां दफ्तर खोलने का न्योता दे दिया। और इतना ही नहीं, शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया। एक तरफ पूरी दुनिया आतंकवादी और दूसरी तरफ शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार। जिस यासिर अराफात ने, ये फिलिस्तीन के मुखिया थे, कश्मीर के मुद्दे पर भारत को शर्मिंदा किया, उसे भारत की कांग्रेस सरकार ने ही सबसे पहले मान्यता दी थी। जिस यासिर अराफात ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके पीछे भारत की कांग्रेस सरकार जी जान से लगी रही। ये फिलिस्तीन की बात है। थोड़ा इजराइल का भी सुना देता हूं आपको। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो कश्मीर मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन करता रहा। उसे कांग्रेस की सरकार ने मान्यता नहीं दी। ये अकेला देश है जिस इजराइल ने हर युद्ध में भारत को मदद के हाथ बढ़ाए, उसकी सदस्यता का कांग्रेस सरकार ने यूएन में विरोध किया। जिस इजराइल ने भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सबसे पहले बांग्लादेश को मान्यता दी,
उसके यहां आज तक कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहुंचा ही नहीं, कोई नहीं पहुंचा। तो ये तो स्थिति है। अब जरा भारत की विदेश नीति को थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूं। 1947 को भारत आजाद हुआ और 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल को अलग और स्वतंत्र देश बनाने का प्रस्ताव आया था, तो जानते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। इसी प्रकार जब संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को सदस्य बनाने का प्रस्ताव 1949 में आया, तो उस समय भी कांग्रेसी सरकार ने इजराइल के खिलाफ वोट किया था। अब नेहरू ने क्यों विरोध किया, इसका कोई ठोस आधार नहीं था दोस्तों। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अब नेहरू कुछ भी करें, उनसे क्या लेना देना, वो तो अपनी फजीहत करा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पक्ष में ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो गया। और जानते हैं उस समय भी माना जाता था, आज भी वही है, माना जाता है कि नेहरू अरब देशों को खुश करना चाहते थे। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की वजह से विदेश नीति को खोखला करने का काम किया था। और यही नहीं, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टाइन की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। खास बात जानते हैं क्या है? सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने नेहरू को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया था कि वे यहूदियों के इकलौते देश इजराइल को अपना समर्थन दें। लेकिन नेहरू ने ठुकरा दिया। नेहरू ने इतने महानतम वैज्ञानिक की भी बात नहीं मानी। हालांकि बाद में जो नेहरू की स्थिति थी ना, वो थूक कर चाटने वाली हो गई। क्यों? क्योंकि 17 सितंबर 1950 को आखिरकार भारत को भी इजराइल को मान्यता देनी पड़ी। लेकिन कभी भी नेहरू ने फिलिस्तीन की वजह से इजराइल को महत्व नहीं दिया। आगे बढ़िए, एक और फिलिस्तीन भारत के खिलाफ काम करता रहा, तो दूसरी तरफ इजराइल इसके बावजूद भारत के साथ निभाता रहा। भारत का 1962 की लड़ाई में चीन के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने हथियारों से भरा जहाज भारत की तरफ रवाना कर दिया था। 1971 की जंग में भी पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल ने अत्याधुनिक हथियार देकर भारत की मदद की थी। और युद्ध के बाद सबसे पहले बांग्लादेश को जिसने मान्यता दी उसमें इजराइल ही था। ये भी भारत को मदद कर रहे थे। और यही नहीं, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया था, तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी भारत का हर तरह से सहयोग किया था। लेकिन भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। नेहरू की राह पर इंदिरा की राह पर राजीव गांधी, सबने इजराइल के प्रति नकारात्मक रुख ही अपनाया। और 1985 में, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूं, राजीव गांधी इजरायली प्रधानमंत्री से सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम ने उनकी चिंता बढ़ा दी थी। तो कुल मिलाकर कहें तो जो कांग्रेस की सरकार है, खास करके नेहरू गांधी परिवार, उसका रुख दरअसल गुड़ खाए गुलगुले से परहेज वाली रही। मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड की बात कह रहा हूं ना, वो रही। और भारत की कांग्रेस सरकार इजराइल से फायदा तो लेना चाहती थी, लेकिन हमदर्दी फिलिस्तीन से होती थी। है ना अजीबोगरीब चीज दोस्तों। लेकिन अराफात ने, जो यासिर अराफात है, उन्होंने जिस प्रकार हमेशा भारत की कश्मीर नीति का विरोध किया, उससे कश्मीर पर कांग्रेस की नीति भी हमेशा सवालों के साए में रही। और इजराइल के साथ मजबूत संबंधों की शुरुआत कब हुई जानते हैं? जब एनडीए की सरकार आई, जब वाजपेयी जी की सरकार बनी। उन्हीं के सरकार के समय लाल कृष्ण आडवाणी ने इजराइल का दौरा किया और 2003 में तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत दौरे पर आए थे। लेकिन फिर जैसे ही मनमोहन सिंह की सरकार बनी, सब गुड़ गोबर हो गया। इजराइल के जो संबंध डेवलप हो रहे थे, फिर से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। दरअसल तब तक देश समझ चुका था कि फिलिस्तीन इजराइल के संबंधों में भारत को इजराइल से लाभ तो होता है, लेकिन भारत की जो ये सरकार है ना,
वो तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। और ये जो भारत की विदेश नीति का दोगलापन था ना दोस्तों, डबल स्टैंडर्ड, उसे दूर किया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल इजराइल के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए, बल्कि 2017 में वे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों, भारत ने तुष्टीकरण से परे होकर पहली बार राष्ट्र हित में फैसला लिया। और जब कोई प्रधानमंत्री राष्ट्र हित में फैसला लेता है ना, तो फिर इस देश की जनता उसे सिर आंखों पर बिठाती है, उसका स्वागत करती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो फिलिस्तीन और इजराइल में हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी खबर है। ये इससे कोई अछूता, और आज के दिन में तो कहीं भी युद्ध हो कोई अछूता नहीं रह सकता। मैं तो नेहरू का एक बयान आपको सुना चुका हूं कि कोरिया युद्ध हो रहा था तो बोल रहे थे भारत में महंगाई बढ़ गई। यहाँ तो सीधे सीधे जुड़ता है संबंध और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड था तुष्टीकरण के चक्कर में, वो ख़त्म कर दिया। और यही प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी देन है, इंडिया फर्स्ट की नीति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।